डर के आगे राजनीति है। सियासत में डर बड़े काम की चीज है। क्या यही वक्फ संशोधन बिल को लेकर हुआ है, जहां मुस्लिमों की जमीन छीन लेंगे से लेकर मुस्लिमों की मस्जिद दरगाह तक पर कब्जे का डर विपक्ष के नेताओं के बयानों में कहीं खुलकर कहीं छिपकर झलकता रहा। लेकिन सरकार ने संसद से लेकर सड़क तक यह रणनीति साफ रखी कि भ्रम फैलने नहीं देंगे और प्रदर्शन का डर दिखाकर जो सियासत विपक्ष साधना चाहता है वो चलने नहीं देंगे। नतीजा, संसद में बिल के साथ साथी खड़े रहे और सड़कों पर प्रदर्शन नहीं बल्कि जश्न होता दिखा। संसद से लेकर देश के कई शहरों तक जश्न तभी से दिखने लगा जब वक्त का वक्त बदलने वाला बिल पास भी नहीं हुआ था। रेलवे का कारोबार चलता है, इतनी भूमि वक्फ के पास है। जी पूरा सपोर्ट में, पूरा गांव सपोर्ट में है। हम मोदी जी के फुल सपोर्ट में हैं। बहुत अच्छा काम करा है उन्होंने। उससे 3 तलाक से तो हम बहुत खुश हुए। हाँ, बस इसके लिए ऐसे उम्मीद है, सपोर्ट में है। ये अच्छा ही हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है हमारे लिए और आगे के लिए भी और अच्छा ही होगा। लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान एक तरफ सड़कों पर आतिशबाजी से लेकर एक दूसरे को लोग मिठाई खिलाते हुए दिखने लगे, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पुलिस हाई अलर्ट पर नजर आई। सुरक्षा का फ्लैग मार्च हुआ, सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी हुई ताकि पहले की तरह किसी के भ्रम में फंसकर कहीं कोई प्रदर्शन ना हो जाए। लेकिन कुछ भी कहीं गड़बड़ होता नजर नहीं आया। एक तरफ वक्फ बिल पर जश्न और दूसरी तरफ सड़क पर कड़ी सुरक्षा के बीच किसी प्रदर्शन या विरोध का न दिखना क्या इस बात का सबूत नहीं कि वक्फ बिल को लेकर विपक्ष की तरफ से फैलाई गई डर की राजनीति भी सफल नहीं हुई है। मंदिर बनाने की बात आई तो इस देश के अंदर खून की नदियां बह जाएगी, मुसलमान रोड पर आ जाएगा, मुसलमानों का ये हो जाएगा, वो जहाँ ट्रिपल तलाक, फिर से डर, सीए आया कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। जिन जिन ने भाषण किया है, एक मुसलमान की नागरिकता गई है तो बता दो। मुसलमान भी जानता है। और मैं तो आपके माध्यम से देश के मुसलमानों को अपील करना चाहता हूं, मान्यवर, मैंने बहुत झेला है। ये कहते थे कि सीए कानून मुसलमानों की नागरिकता लेने 2 साल हो गए, एक भी मुसलमान की नागरिकता गई है तो सदन के पटल पर रखी। कितना झूठ फैलाया इन्होंने। मान्यवर, धारा 370 हटाई, ये कह रहे थे मुसलमानों का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर से उमर अब्दुल्ला जीत कर आज शासन कर रहे हैं। माइनॉरिटी कम्युनिटीज के प्रति अपनी संवेदना जता रहे हैं। सर, कुछ हफ्ते पहले देश में विभिन्न जगहों में लोगों ने ईद की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी। और क्या आपको पता है कहां इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया। और ये बात करेंगे, आप अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी संवेदना जताते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके लोकसभा में कितने एमपीज अल्पसंख्यक हैं? रमजान के महीने में ये आखिरी जुमा की नमाज हो या ईद के दिन की नमाज हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से तमाम कोशिश हुई कि काली पट्टी बांधकर वक्फ बिल के विरोध को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन बावजूद इसके जब वक्फ बिल पर प्रदर्शन कहीं बढ़ता नहीं दिखा तो विपक्ष इसे वोट बांटने की बीजेपी की साजिश बताने लगा। भाजपा चाहती है कि वक्फ बिल लाने से मुस्लिम समुदाय को लगे कि उन पर हक को मारा जा रहा है, वो उद्वेलित हों और भाजपा को ध्रुवीकरण की राजनीति करने का मौका मिल सके। क्योंकि अध्यक्ष महोदय, भाजपा का लक्ष्य यह है कि ध्रुवीकरण हो, क्योंकि वो जानते हैं कि ध्रुवीकरण जितना होगा उससे वो लाभ उठाने में आगे रहेंगे। तो ये वक्फ बिल जो लाया जा रहा है वो अपनी वोट बैंक को संभालने के लिए और समाज को बांट करके ध्रुवीकरण करके राजनीतिक लाभ लेने के लिए लाया जा रहा है। वक्फ बिल के आने से पूरी दुनिया में एक गलत संदेश भी जाएगा। इससे देश की सेकुलर इमेज को बहुत धक्का लगेगा। वक्फ बिल भाजपा की नफरत की राजनीति का एक और अध्याय है। एक कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों ने
मुसलमान भाइयों को डरा डरा कर अपनी वोट बैंक खड़ी करने का काम किया। हम नहीं डरा रहे मुसलमानों को, आप डरा रहे हो भाई। अब मुझे लगता है देश के हर शांतिप्रिय व्यक्ति को अपने माथे पर यही लिखवा करके चलना पड़ेगा, तभी सरकार मानेगी, तभी सरकार लोकतंत्र में प्रतिरोध की भाषा को समझेगी। अब सवाल है कि जहां विपक्ष के नेता कहते रहे कि सड़क पर उतर कर विरोध होगा, क्या उनकी इस राजनीति में खुद मुस्लिमों ने साथ नहीं दिया? और क्या इसकी वजह यह है कि जहां विपक्ष ये कहता आया कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे, विपक्ष ये दलील देता रहा कि मस्जिद और दरगाह पर कब्जा हो जाएगा, विपक्ष के नेता ये बोलते रहे कि सरकार मुस्लिमों की संपत्ति छीन लेगी, विपक्ष ये दावा करता रहा कि ऐतिहासिक वक्फ स्थल की परंपरा प्रभावित हो जाएगी, वहां सरकार ने लगातार मुखरता से इन सारे दावों को खारिज करके सच बताया। नतीजा ये रहा कि कहीं कोई प्रदर्शन नजर नहीं आया। सैकड़ों साल पहले किसी बादशाह ने दान किया, हमारी भाषा में कहो तो धर्मादा किया। अब इसकी संपत्ति को आप 12,000 रुपये में 5 सितारा होटल बनाने के लिए दे देते हो, ये उचित है क्या भाई? वो पैसा गरीब मुसलमान के कल्याण के लिए करिए, तलाकशुदा महिलाओं के कल्याण के लिए करिए। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को क्या नहीं विपक्ष और मुस्लिम संगठनों ने याद कराया था, लेकिन जब आज समर्थन और विरोध की बारी आई तो न जेडीयू और न टीडीपी दोनों ने विरोधियों के सपनों पर पानी फेर दिया। जेपीसी का मेंबर था वक्फ बिल में। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, अगर बीजेपी वक्फ बिल लाएगी तो वो मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। अगर बीजेपी वक्फ बिल लेके आएगी तो मोदी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने, नीतीश कुमार ने, चिराग पासवान ने, जयंत चौधरी जी ने, सब ने मिलके अल्टीमेटम दे दिया है। और क्यों दिया है? क्योंकि इनकी जमीन अपनी खिसकने लगी है। विरोध का क्या कारण है? कोई कारण नहीं है। वक्फ का जो पूरा कार्यकलाप है, वक्फ का जो पूरा वर्किंग है, उस वर्किंग में तो कहीं से ही संशोधन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर वक्फ के कार्यकलाप में हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम वक्फ का जो आमदनी है वह आमदनी सही मामलों में मुसलमानों के लिए खर्च हो, इस पर नजर रखने के लिए हम इसमें संशोधन लेके आए। आपको क्या दिक्कत नजर आ रहा है इसमें? नीतीश कुमार के पलटने का इतिहास सोचकर इस बार विपक्ष को लगा रहा होगा कि इफ्तार पार्टियां करते सुशासन बाबू क्या पता फिर पलट जाए। इसीलिए ओवैसी की पार्टी के नेता तक नीतीश कुमार को मुस्लिम वोट के नाम पर बीजेपी के खिलाफ जगाने में वक्फ बिल पेश होने तक जुटे रहे, लेकिन सबका सपना टूट गया। नीतीश की पार्टी ने बता दिया, मुस्लिम वोट की राजनीति का गणित अब देश में बदल चुका है। अगर बीजेपी को ये बिल पास करना है तो उसको चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, बाद में चिराग पासवान और जयंत चौधरी, ये इनका समर्थन लेना जरूरी है। और मैं एक चीज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर ये लोगों ने इस बिल को समर्थन किया तो भारत देश का मुसलमान कभी भी इन लोगों को माफ नहीं करेगा, क्योंकि ये बिल पर से असंवैधानिक है। नजर में तो आपके चढ़ जाएंगे, अब आपका वो चलेगा नहीं जो गिरोह आपका कब्जा में था। मुसलमानों के हक में काम होगा, बेहतर प्रबंधन होगा, धन के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा और सिर्फ उसके कार्यकलाप पर निगरानी रखने का तंत्र विकसित किया जा रहा है। इसमें आपको कोई विरोध का आधार नहीं है। और ये नैरेटिव अगर आप बना रहे हैं पूरे देश में तो अपने लाभ के लिए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपने वोट के लिए आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरे विपक्ष को लगता रहा कि मुस्लिम वोट का डर जताकर वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर दबाव बना लेंगे। इसी आस में तो ध्यान दीजिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर देश में 3 जगह प्रदर्शन करता है तो वो 3 जगह दिखी दिल्ली, बिहार की राजधानी पटना और आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा। यानी इसी से आप समझें कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को बिल के विरोध में लाने के लिए विपक्षी दलों से लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तक ने कितने डोरे डाले, कितना दबाव बनाया। यहाँ तक कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन में नीतीश नायडू का नाम लिखकर ही पोस्टर तक लगाए गए ताकि बिल का ये विरोध कर दे। लेकिन सरकार ने ऐसा गणित बिल पर सेट किया कि विपक्ष की चली नहीं, बल्कि नीतीश की पार्टी ही बीजेपी के लिए इस बिल पर खुलकर सदन में खेलती दिखी। आज दिन भर जोरदार बहस हुई
सत्ता पक्ष बार बार यह बता रहा था कि नया बिल किस तरह से मुस्लिम समाज के हित में है। विपक्ष ये जताने की कोशिश में रहा कि इस बिल से कैसे मुसलमानों की संपत्तियों पर खतरा है। दोनों ओर की बहसबाजी के बीच यह समझने की जरूरत है कि जब पहले से वक्फ बोर्ड है तो फिर उसमें बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी। सरकार को क्या लगा कि वक्फ संशोधन बिल लाना जरूरी है। वक्फ संशोधन विधेयक सिर्फ एक विशेष समुदाय के जमीन पर इनकी नजर है। मुसलमानों में कितना भयंकर समर्थन कर रहा है इस बिल को लेकर के। मैनेजर साहब के ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए। वक्त पर कब्जा था। मुस्लिम भाईचारा में भी बंटवारा करते हैं। कांग्रेस के जमाने में कमेटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी। वोट बैंक। तमाम आक्रोश, तमाम विरोध और तमाम नारेबाजियों और तमाम तनातनियों से भरा रहा लोकसभा का आज सदन। वक्फ संशोधन बिल पर जमकर तकरार हुई। तो सबसे पहले समझने की जरूरत है कि आखिर वक्फ बिल में संशोधन की जरूरत पड़ी ही क्यों। आखिर क्यों सरकार को वक्फ संशोधन बिल लाना पड़ा। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का बयान सुनिए। दिल्ली के अंदर में हमारा सीजो कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। किरेन रिजिजू मोटे तौर पर ये कह रहे थे कि वक्फ के नाम पर बहुत सारी संपत्ति पर कब्जा जमाया जा रहा था। ये नए बिल के आने से ऐसा नहीं होगा। ये अलग बात है कि सदन में ही कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने किरेन रिजिजू के बयान को खारिज कर दिया। अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने 2013 यूपीए गवर्नमेंट के संदर्भ में कहा, पूरा का पूरा मिसलीडिंग है, झूठ है और हम डिमांड करते हैं कि वो ऑथेंटिकेट करें। हम डिमांड करते हैं ऑथेंटिकेट करें। इसीलिए बार बार इन्होंने आरोप लगाए, बार बार इन्होंने भ्रम फैलाया। आप इसीलिए हम भी अपनी बात रखेंगे। वक्फ बिल में संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी। सरकार कहती है कि इसलिए पड़ी क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 8,72,000 वक्फ संपत्तियां भारत में हैं। फिर भी मुसलमानों की बड़ी आबादी गुर्बत में है। वक्फ की संपत्तियों की देखरेख और प्रबंधन में तमाम भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं और ट्रिब्यूनल में 14,417 मुकदमे लंबित हैं। सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर किसी प्रॉपर्टी पर दावा करते हैं तो उस प्रॉपर्टी के मालिक सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल ही अपील कर सकता है। वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला ही आखिरी माना जाता है और उस फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक कार्यों के लिए हो रहा हो तो ऑटोमेटिक ही उसे वक्फ की संपत्ति मान ली जाती है। ऊपर से वक्फ बोर्ड के प्रशासन में कहीं भी पसमानदा मुसलमानों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं है। वक्फ बोर्ड में अन्य धर्म के लोगों की नियुक्ति की मनाही है और वक्फ के पुराने कानून को देश के कानूनों से ऊपर रखना असंवैधानिक है। मान्यवर, कहां पर गैर मुस्लिम सदस्य रखे जाएंगे परिषद में और वक्फ बोर्ड में? उसका काम क्या है? उनका काम धार्मिक क्रियाकलापों को कुछ चलाने का नहीं है। वो शुद्ध रूप से वक्फ का जो कानून, दान के लिए किसी ने दी हुई संपत्ति, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल रहा है, नहीं चल रहा है, कानून के हिसाब से चल रहा है, नहीं चल रहा है, या तो दान जिस चीज के लिए दिया गया, इस्लाम धर्म के लिए दिया गया, गरीबों के भोजन के लिए दिया गया, गरीबों के उद्धार के लिए, वो उद्देश्य के लिए इसका उपयोग हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका नियमन करने का काम है। यानी सरकार का मानना है कि वक्फ बोर्ड अभी जिस तरह से काम कर रहा है उसका फायदा गरीब मुसलमानों को नहीं मिल रहा। ये 8 लाख संपत्ति है, इसमें कब्रिस्तान भी होंगे, इसमें मस्जिद भी होगी। सर, आज मैं ये सवाल इस संसद के सामने उठाना चाहता हूं, कितने स्कूल बने वक्फ की संपत्ति पर, कितने अस्पताल बने वक्फ की संपत्ति पर, कितने स्किल सेंटर खुले वक्फ की संपत्ति पर, कितने अनाथालय खुले वक्फ की संपत्ति पर, कितनी बेवा विधवा बेटियों बहनों को सिखाए गए सिलाई कढ़ाई जीने का तरीका गिनतियों पर भी आएगा। सर,
सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल से वक्फ बोर्ड की अनियमितता दूर की जाएगी, जिसका सीधा फायदा गरीब मुसलमानों को होगा, मगर विपक्ष ऐसा नहीं मानता। विपक्ष कहता है कि बिल का मकसद दरअसल मुसलमानों को बांटना, कमजोर करना और वंचित करना और बदनाम करना है। इस सरकार का इस बिल के द्वारा 4 इनके मूल उद्देश्य। पहला मूल उद्देश्य है कि संविधान को कमजोर करना, टू डाइल्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका दूसरा उद्देश्य है भ्रम फैलाना। इनका तीसरा उद्देश्य है टू डिवाइड द इंडियन सोसाइटी। और चौथा इनका उद्देश्य डाइल्यूट, डिफेम, डिवाइड। और चौथा इनका उद्देश्य है टू डिसएनफ्रेंचाइज द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। अब सवाल यह है कि वक्फ के पुराने नियमों में बदलाव करने के लिए सरकार संशोधन बिल तो ले आई, मगर नए बिल में ऐसा क्या है जो पुराने से बेहतर है? तो बता दें कि वक्फ बाई यूजर का प्रावधान खत्म किया गया है। वक्फ के मैनेजमेंट में दूसरे धर्म के लोगों को शामिल होने का अवसर मिलेगा। सरकारी संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं, ये फैसला अब अफसर करेंगे। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को अदालत में चुनौती देना संभव होगा। बिल में कहा गया है कि कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहे मुसलमान ही वक्फ में प्रॉपर्टी दान कर सकता है। वक्फ संपत्ति की घोषणा से पहले परिवार की लड़कियों को हक देना जरूरी होगा। सरकार कहती है कि वक्फ बोर्ड में बदलाव बहुत जरूरी था। क्यों जरूरी था, ये भी सुनिए। सर, 2013 में पहला ये बदलाव हुआ कि इस देश में कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, वक्फ क्रिएट कर सकता है। सबको मालूम है वक्फ एक मुसलमान का अल्लाह के प्रति अपना एक उसका एक पायस चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए वक्फ क्रिएट किया जाता है, लेकिन उसमें डाइल्यूशन करके 2013 में कोई भी वक्फ क्रिएट कर सकता है। ये प्रावधान सबसे पहले उस समय की यूपीए सरकार ने किया है। दूसरा, आपने सारा वक्फ को स्पेसिफिक कर दिया कि शिया बोर्ड में शिया ही रहेंगे, सुन्नी बोर्ड में सिर्फ सुन्नी ही रहेंगे, और कोई भी बोर्ड हो सिर्फ उनके लोग ही रहेंगे, बाकी कोई उसमें आ नहीं सकता है। ऐसा आपने प्रावधान किया। सरकार बिल के पक्ष में लाख तर्क दे, लाख खूबियां गिनाए, लेकिन विपक्ष विरोध में है। अखिलेश कहते हैं कि बिल इसलिए लाया गया ताकि मुस्लिम समुदाय में भी बंटवारा किया जा सके। वक्फ बिल भाजपा के लिए वाटरलू साबित होगा, क्योंकि ऊपर से तो हाँ हाँ कह रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारे साथी सहमत नहीं है। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये वक्फ बिल जो लेकर के आए, कोई उम्मीद लेकर के नहीं आ रहा है। ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि इनका जो बोर्ड बिखर गया है, ये मुस्लिम में भी बंटवारा चाहते हैं। मुस्लिम इस्लाम धर्म में कहीं बंटवारा नजर नहीं आता है, लेकिन इनकी कोशिश है कि इस बिल के माध्यम से हम मुस्लिम भाईचारा में भी बंटवारा कर दें। बंटवारा तो पीडीए करेगा अभी। सबके अपने अपने तर्क हैं और अपनी अपनी सियासत, मगर मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन बिल पर अपनी ताकत का पूरा प्रदर्शन किया है। आज तक ब्यूरो।